गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक उपभोक्ता विवादों का समाधान सेकंड में राज्य आयोग को आज ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रावधान किया गया है, जिनमें प्रथम स्तर पर जिला मंच, द्वितीय स्तर पर राज्य आयोग एवं तृतीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्तर पर भौगोलिक सीमा, धनराशि की सीमा व प्रथम स्तर पर संतुष्ट न होने पर द्वितीय स्तर पर व तृतीय स्तर पर उपभोक्ता के विवादों के निपटारे की व्यवस्था की गई है। इसी के क्रम में राज्य आयोग का गठन किया गया है। राज्य आयोग को धारा 16 से 19 के अंतर्गत इसके प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना का प्रावधान है, जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाएगी। अतः राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी एक अधिकृत अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। ये अधिनियम में ऐसा प्रावधान है। इसकी संरचना क्या है? राज्य आयोग की, राज्य आयोग में एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन सा व्यक्ति होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, या जिसे राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्ति दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ऐसा व्यक्ति इस आयोग का अध्यक्ष होगा। दो अन्य सदस्य होंगे। दो सदस्य कौन कौन से होंगे? जिसमें एक महिला सदस्य होगी और एक पुरुष होगा। इनकी योग्यताएं क्या होंगी? आयु, किसी भी सदस्य की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होगी। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता में है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सदस्यों के पास स्नातक की उपाधि होना आवश्यक है। वो विशेष योग्यताओं में क्या है? विशेष योग्यता भी होना जरूरी है। राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति जो योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठा या ख्याति प्राप्त हों और जिन्हें अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि या कानून, लेखाकर्म, उद्योग, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन एवं कार्य से संबंधित समस्याओं के संबंध में कार्रवाई करने का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पर्याप्त ज्ञान हो और इस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। इस तरह से इस राज्य आयोग के सदस्यों का संरचना होती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इन सदस्यों की राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। राज्य आयोग के सदस्यों के चयन हेतु समिति का गठन किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता मामलों का प्रभारी सचिव होता है और चयन समिति का अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, और सदस्य के रूप में विधि विभाग का सचिव। ये व्यक्ति इन व्यक्तियों की 3 व्यक्तियों की एक चयन समिति होती है, जो कि राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। इनके वेतन, भत्ते, मानदेय एवं शर्तें क्या होंगी? वेतन भत्ते ये उनकी मानदेय और ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। कार्यकाल क्या होगा इन सदस्यों का और अध्यक्ष का?
राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष की अवधि तक या 67 वर्ष की आयु तक उनमें से जो भी पहले हो पद धारण करेगा। पुनर्नियुक्ति का क्या प्रावधान है इस आयोग के अंतर्गत? राज्य आयोग में सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है और ये पुनर्नियुक्ति 5 वर्ष की और अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक के लिए मान्य होगी। ये इसकी राज्य आयोग का संरचना या गठन का प्रारूप है। अब इसके बाद है राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार ऐसी शिकायतों पर विचार करना होगा जो निम्न प्रकार से हैं, जिनमें पहली है उत्पाद या सेवा तथा क्षतिपूर्ति दावे की राशि। राज्य आयोग में कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है, जबकि शिकायत में वर्णित उत्पाद या सेवा तथा क्षतिपूर्ति यदि कोई है संबंधी दावे की राशि 20 लाख रुपए से अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम है। तो सबसे पहले तो उत्पाद या सेवा या क्षतिपूर्ति दावे की राशि 1 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए, पहला क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा है इसका क्षेत्राधिकार जिला मंच के आदेश के विरुद्ध अपील। राज्य के किसी भी जिला मंच द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील पर विचार करना। तीसरा है अभिलेख मांगना और उचित आदेश पारित करना। जब राज्य आयोग को ऐसा प्रतीत हो कि किसी जिला मंच ने ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग किया है जो विधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है या इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है तो और उसने अपने अधिकार का प्रयोग अवैध रूप से तथा तथ्यात्मक अनियमितता से किया है, वहाँ किसी ऐसी उपभोक्ता के विवाद जो राज्य के भीतर किसी जिला मंच के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा निर्धारित किया गया है, वहाँ राज्य आयोग द्वारा उस विवाद से संबंधित अभिलेखों को मांगना और उस आधार पर उचित आदेश पारित करना, यह भी राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और चौथा है विरोधी पक्षकार की शिकायत पर विचार करना। जब कोई विरोधी पक्षकार या जहां एक से अधिक पक्षकार हों, वहां प्रत्येक विरोधी पक्षकार शिकायत के समय राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार में वास्तव में और स्वेच्छा से रहता हो या व्यवसाय करता हो या उस राज्य में उसका शाखा कार्यालय हो या व्यक्तिगत रूप से निजी लाभ के लिए कार्य करता हो। और आयोग के क्षेत्राधिकार में लास्ट है यदि कार्रवाई का कारण पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है तो ऐसी शिकायत पर राज्य आयोग विचार कर सकता है। तो इस तरह से ये राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार के 5 बिंदु हैं जो धारा अधिनियम 1986 की धारा 17 के अंतर्गत बताए गए हैं। फिर क्या है राज्य आयोग की प्रक्रिया क्या है विवादों के निपटारे की, ये अधिनियम की धारा 18 में बताया गया है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि जिला मंच द्वारा विवादों के निपटारे के लिए धारा 12, धारा 13 और धारा 14 एवं इनके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपनियमों के अंतर्गत ही राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया लागू होगी। अर्थात इसका मतलब यह है कि जिला मंच द्वारा जो प्रक्रिया उपभोक्ता के विवादों को निपटारे के लिए अपनाई जाती है वही प्रक्रिया राज्य आयोग द्वारा अपनाई जाती है, जिसको कि हमने जिला मंच के ई कंटेंट में इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब आगे है राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। भाई राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है। यह धारा 19 के अंतर्गत है। किसी पक्षकार द्वारा राज्य आयोग द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर वह उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। अतः अपील
से संबंधित कुछ नियम हैं। उनमें पहला नियम है 30 दिनों की अवधि में अपील। राज्य आयोग द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति या पक्षकार आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप एवं रीति से जो निर्धारित की जाए उस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा। दूसरा नियम है अपील से संबंधित अवधि समाप्ति के पश्चात अपील। यदि कोई व्यक्ति या पक्षकार राष्ट्रीय आयोग में 30 दिनों की अवधि के पश्चात अपील करता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रीय आयोग अपील स्वीकार कर सकता है यदि राष्ट्रीय आयोग ऐसे कारणों से संतुष्ट हो जाए जिनके कारण निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सकना संभव नहीं हुआ हो। वो कारण ऐसे होने चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय आयोग उन कारणों से संतुष्ट हो जाए तो अवधि समाप्ति के पश्चात भी राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील को स्वीकार कर सकता है। और तीसरा नियम है इसमें अपील से पूर्व निर्धारित धनराशि जमा कराना। इसमें क्या है, देखिए किसी ऐसे व्यक्ति की कोई भी अपील जिसके द्वारा राज्य आयोग के किसी आदेश के अंतर्गत किसी धनराशि का भुगतान किया जाना हो तो उस धनराशि का 50% या 35,000 रुपये जो भी कम हो जमा कराना अनिवार्य है, अन्यथा अपील राष्ट्रीय आयोग में स्वीकार नहीं होगी। जमा राशि की रसीद अपील के साथ संलग्न की जाएगी। इसका मतलब ये है, आप दूसरे सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, यदि राज्य आयोग ने किसी भी आदेश में किसी भी विवाद के निपटारे में धनराशि के भुगतान का आदेश पारित किया हो तो उस दशा में जितनी धनराशि का भुगतान का आदेश है उस धनराशि का 50% या 35,000 रुपये इनमें से जो भी कम हो वो उस राष्ट्रीय आयोग में जमा कराना अनिवार्य है, अन्यथा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके लिए उसकी जमा राशि की रसीद अपील के साथ संलग्न की जाएगी। ये राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील के नियम है। और अपील की सुनवाई ये भी है धारा 19A के अंतर्गत। निपटारा 90 दिनों में राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्र सुनी जाएगी और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि अपील का अंतिम निपटारा उसके ग्रहण किए जाने की दिन या तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर कर दिया जाएगा। ये नियम है, ये राज्य आयोग में भी लागू होता है और राष्ट्रीय आयोग में भी लागू होता है 90 दिनों के भीतर। और दूसरा है अपील की सुनवाई में नियम स्थगन आदेश। राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा सामान्यतः अपील की सुनवाई की प्रक्रिया में कोई भी स्थगन आदेश नहीं देगा। उसे ऐसा करने के लिए उचित या पर्याप्त कारणों को लिखित में देना होगा। और तीसरा अपील की सुनवाई का नियम निर्धारित अवधि के पश्चात निपटारा। यदि राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग निर्धारित अवधि के पश्चात अपील का निपटारा करता है तो ऐसी दशा में राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसी भी स्थिति हो उस अपील का निपटारा करते समय उसके कारणों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से आज हमने इस राज्य आयोग का अध्ययन किया है, जिसमें राज्य आयोग की स्थापना कैसे की जाती है, राज्य आयोग की संरचना में किस तरह से होती है, संरचना में है उसका गठन, क्या कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, विशेष योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या होगा, ये राज्य आयोग के गठन या संरचना में सम्मिलित हैं। दूसरा, राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार के हमने 5 बिंदु इसमें बताए हैं। और राज्य आयोग द्वारा विवादों को निपटाने की क्या प्रक्रिया है और
क्या कैसे अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया उसी प्रकार से है जैसे कि जिला मंच के द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है। और फिर है राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील की क्या नियम है, वो हमने आपको बताए। और अपील की सुनवाई चाहे वो राज्य आयोग द्वारा की जाती हो या राष्ट्र आयोग द्वारा की जाती हो, से संबंधित नियमों का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। इसी के साथ राज्य आयोग का टॉपिक पूर्ण होता है। धन्यवाद।